जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया गया। वहीं एक इमारत के मालिक की भी जान चली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। वहीं एक और शख्स के मारे जाने की खबर है जिसे डॉक्टर बताया जा रहा है। फिलहाल इलाके का मुहासरा जारी है। वाज़ेह हो कि कल रात पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई थी। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। मुनाज़ा, जैसा आपने बताया कि अभी ताज़ा अपडेट ये है कि चौथी लाश वहां पे मिली है और वो पहले कहा गया कि ये वो जख्मी हुआ था। कल एक डॉक्टर है, एक मकामी डॉक्टर है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वहां पे उसका क्लिनिक था जिस इमारत पे कल जहां पे इनकाउंटर हुआ था जी। इसी बीच ये खबरें आई है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी का ये ऑपरेशन बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ वीडियोस मंजर आम पे आए हैं जिसमें ये कहा गया है उनकी तरफ से कि ये एक हाईटेक हाइड आउट था जी। ये एक हाईटेक हाइड आउट था, ये कहा जा रहा है आर्मी की तरफ से। लेकिन यहाँ ये वीडियोस इन इल्जामात के बीच में सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि जो सिविलियंस वहां पे 2 मारे गए हैं। जो बानिहाल का शख्स मारा गया है उस पे भी शुकूक का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस ने उसको कल एक मिलिटेंट बताया था। एक जो शख्स है, एक जिसके बारे में पुलिस कह रही है वो मिलिटेंट है, वो त्राल का बताया जा रहा है। त्राल का एक शख्स जो 4 नवंबर को लापता हुआ था, उसको पुलिस ने मिलिटेंट बताया है। और जो तीसरा शख्स मकान मालिक है अल्ताफ, उसके बारे में पुलिस ने कल कहा था कि ये मकान मालिक है और साथ में वहां पे एक सीमेंट की दुकान चला रहा है। उसके बारे में पुलिस ने कहा था कि ये जो है ये मिलिटेंट एसोसिएट है। और डॉक्टर की खबर सुबह सामने आई। कल ये बताया गया था कि एक शख्स लापता है, लेकिन पुलिस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन आज सुबह ये पता चला कि वो एक मकामी डॉक्टर है। अब ये एक तरह से ये मामला थोड़ा सा पूरा कंफ्यूजन फैला हुआ है, क्योंकि वहां जब कल हम पहुंचे जी। आपने देखा, हम बिल्कुल वहां पे मौजूद थे। शुरुआत में कुछ फायरिंग हुई थी, उसके बाद से बिल्कुल खामोशी थी। और फिर बाद में पुलिस ने पहले कहा कि एक मिलिटेंट मारा गया, फिर दूसरे का कहा, हालांकि उनकी ये कोई पहचान नहीं की गई थी। और फिर देर रात ये पता चला कि जो मकान मालिक है, बिल्डिंग का जो मालिक है, उस बिल्डिंग में जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ, जो बताया जा रहा है कि वहाँ इनकाउंटर हुआ, उसमें तीसरी जो लाश है वो उसके बिल्डिंग के मालिक की आई। आज सुबह ये चौथा मामला। तो एक तरफ से ये इल्जामात कि वहाँ पे सिविलियंस मारे गए हैं, एक दूसरी तरफ से ये आर्मी का कि एक हाईटेक कुछ वीडियोस जो भेजे गए हैं, अभी आपके पास भी पहुंचे होंगे, वो ये है कि ये एक हाईटेक हाइड आउट था और वहां पे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सामान, ऐसा जूते जो दिखा रहे हैं वो, हालांकि कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि जो आमतौर पे कश्मीरी घरों में होती हैं, लेकिन कुछ चीजें वो दिखा रहे हैं। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक हाईटेक हाइड आउट था। क्या कोई लापरवाही हुई है शबीर, जिस वजह से इस तरह का कंफ्यूजन हुआ है? देखिए मुनाज़ा, आप इनकाउंटर्स में आप कुछ नहीं बता सकते। अंदर क्या हुआ वो या तो ऑपरेशन करने वाले जानते हैं या वो जानते हैं कि जिनके साथ ऑपरेशन हुआ। कल हम जिस वक्त वहां पे पहुंचे 6:34 के आसपास शुरुआती फायरिंग हुई थी और जल्दी ही ये बताया गया कि एक मिलिटेंट मारा गया है। फिर जब हम वहां पहुंचे किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं थी। अब इनकाउंटर जो साइट थी वो बिल्कुल थोड़ी सी अंदर थी, सड़क से पूरी शाहरा बंद थी और वहां पे देर रात कोई फायरिंग नहीं हुई। शुरुआत में जो भी फायरिंग हुई थी उसी में जो कुछ हुआ है उसी में हुआ है। उसके बाद अभी भी वहां पे मुहासरा जारी है। वहां पूरी तरह से ये मुहासरा हटाया नहीं गया, लेकिन ये जो शख्स अल्ताफ मारा गया था उसके कुछ रिश्तेदारों ने कल देर रात 12 बजे के करीब यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था बरदला इलाके में जी। और अभी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम आपको बता देंगे पूरी तफसीलात क्या है जी। मुनाज़ा, बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में मिलिटेंट को ढेर कर दिया गया। आपको तफसीलात सुना रहे थे हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें कल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरान को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। अमरावती से हमारे नुमाइंदे कमर काजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर, अमरावती में अब हालात कैसे हैं? क्या मजीद गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है? जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आप जानते हैं कि जुमा के रोज यानी 12 नवंबर को रजा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम त्रिपुरा फसादात को लेकर उसके एहतजाजी रैली निकाली गई थी, जिस पर पथराव किया गया और जवाबी कार्रवाई में पथराव हुआ। उसके बाद बीजेपी लीडरान ने जो है लोगों से अपील की कि वो जो है शनिचर के रोज राजकमल चौक, जो कि अमरावती का अहम चौक माना जाता है, वहां पर जमा हो जाए। वहां पर बड़ी तादाद में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कारकुनान आए और उन्होंने जो है तो कई वहां पर अक़लियती तबके की जो दुकानें हैं उस इलाके में उनको निशाना बनाया और वहां पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद शहर के हालात कशीदा हो गए और शहर में जो है दफा 144 लागू कर दी गई थी। उसके बाद में जो है अभी हालात जो है पूरी तरह से काबू में है। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं जो है जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से मुअत्तिल कर दी गई थी, जिसके बाद अभी हालात पूरी तरह से काबू में है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है अब तक 26 FIR मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में हुई है शहर के, जिनमें 14,773 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और कल जो गिरफ्तारी हुई थी फसाद बर्पा करने के इल्जाम में बीजेपी लीडरान की, जिसमें साबिक वजीर जो है अनिल बोंडे और सदर बल्दिया चेतन गावंडे के अलावा कई बड़े लीडरान थे। तो स्पोक्स पर्सन भी बीजेपी के जो है रियासती स्पोक्स पर्सन जो है शिवराय कुलकर्णी वगैरह, इनको जो है कल देर रात जमानत पर रिहा कर दिया गया। जी कमर काजी, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। पहले ऑडिट दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। परिणाम ये हुआ कि बैंकों के एनपीएस बढ़ते गए। एनपीएस को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया, वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज्ड और अंडर यूज एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। सीएजी में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं।
साथियों, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें जो पुरानी सोच है, सरकार सर्वम, सरकार जानम, सरकार ज्ञानम, इस पुरानी सोच को हमने बदलने का तय कर लिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज 50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। हमारे आईआईटीज आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इंदौर पिछले कुछ अरसे से साफ सुथरे शहरों में एक रहा है। अब हिंदुस्तान का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। तो ये वाटर प्लस टी क्या है, वाटर प्लस बनने में क्या क्या काम किया गया है और शहरियों ने इस अमल में किस तरह हिस्सा लिया, देखिए मिशन वाटर की खास रिपोर्ट। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is a one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water, that is no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line so that no sewerage comes in the open is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। हिंदुस्तान की अपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने अपने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है और उसने सोशल मीडिया कैटेगरी में बेहतरीन ऐप का खिताब भी हासिल किया है। स्पार्क का ऐप न सिर्फ मवाद तख्लीक करने वालों बल्कि नाजरीन, मुश्तहरीन और डेवलपर्स की कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी के मुस्तकबिल में ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है।
गाड़ी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गाड़ी टोकन्स क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे प्लेटफॉर्म की वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज महाराष्ट्र बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इस मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ करारदादें भी पेश की जाएगी। उनमें रजा एकेडमी पर पाबंदी आयद करने और हालिया तशद्दुद के वाक़यात की जांच SIT से कराने से जुड़ी करारदादें भी शामिल हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग है। वसीम, देखिए, आज की जो बैठक है बीजेपी की काफ़ी अहम बैठक है। मैं आपको बताना चाहूँगा मुंबई के दादर इलाके में बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है। इस हॉल के अंदर आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, आला अफसर हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब मौजूद, चंद्रकांत पाटिल मौजूद हैं, ये जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब किस तरह से बैठक की रूपरेखा यहाँ पे साफ तौर पर तय की गई। जितने भी मुंबई और महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी कार्यालय के, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष से लेके MP से लेके सारे। ये जो बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि महाराष्ट्र में कई तरह के तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रस्ताव बीजेपी की कोर कमेटी में सामने आने वाला है जिसमें कि रजा एकेडमी जो उसे लेकर उसे पाबंदी लगाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इस तरह के प्रस्ताव यहाँ पे रखे जाएंगे। ये अपने आप में काफ़ी अहम होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से देखा गया है कि परेशान यहाँ के जो इस तरह से माहौल गरमाया हुआ है उसे कहीं ना कहीं देखते हुए इस तरह के बड़े फैसले लेने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत है जो प्रदेश के अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल वो करेंगे और जो पूर्व CM और महाराष्ट्र के जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस इसका समापन करेंगे। कई बड़े मुद्दे हैं, खास करके राज्य में होने वाले लॉ एंड ऑर्डर, उसको लेकर किस तरह सिचुएशंस होगी और रजा एकेडमी पर किस तरह से पाबंदी लगाई जाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो सभी अपने अपने जिले की जो जानकारी है जो यहाँ मौजूद नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, इस मीटिंग में कई मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे, कई करारदादें हैं जो पेश की जाएंगी। बेहद शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़ते हैं। क्रूज मंशियात जबरन वसूली मामले पर पूजा ददलानी को तीसरा समन SIT जारी कर सकती है। दरअसल अब दो बार समन जारी किए जाने के बावजूद पूजा पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। पूजा ददलानी ने खराबी सेहत की वजह से मजीद वक्त मांगा है। SIT जबरन वसूली के मामले में अब तक 20 अफराद के बयानात कलमबंद कर चुकी है और इस सिलसिले में पूजा ददलानी से पूछताछ को अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि क्रूज मंशियात जबरन वसूली का ये पूरा मामला है जहां पर पूजा ददलानी को अब तीसरा समन SIT जारी कर सकती है, क्योंकि इससे पहले 2 बार समन जो है जारी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद उसके पूजा ददलानी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। हालांकि उन्होंने वजह जो है उनकी ख़राब सेहत बताया है कि उस वजह से उनको मज़ीद वक्त चाहिए, लेकिन अब माना जा रहा है कि SIT तीसरी बार जो है समन जारी करेंगी पूजा ददलानी को। 20 अफराद के अब तक इस पूरे मामले को लेकर के बयानात दर्ज किए जा चुके हैं और ऐसे में इस मामले के हवाले से पूजा ददलानी से जो पूछताछ है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस हवाले से जो जानकारी मिल सकती है पूछताछ से उसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। पूजा ददलानी से पूछताछ हो सकती है, तीसरी बार समन जारी किया जा सकता है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब तीसरी बार समन जारी किया जा सकता है पूजा ददलानी को? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम कड़ी जो है पूजा ददलानी है इस पूरे मामले में और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की जो SIT टीम बनाई गई है वो जानना चाहते पर इलाके में पहले उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद पैसे की डिमांड की, किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया था, कितने पैसे दिए थे, ये तमाम चीज़ें जो है पूजा ददलानी खुद बता सकती हैं। और यही वजह है कि पहले भी पूजा ददलानी को मुंबई SIT ने बुलाया था
लेकिन अपने तबीयत का हवाला देकर के उन्होंने समय मांग लिया था। इस बार भी जो है उनको समन जारी किया गया है। ये तीसरा समन बताया जा रहा है कि तीसरा समन भी जो है मुंबई पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और जल्द से जल्द पूजा ददलानी का स्टेटमेंट जो है वो मुंबई पुलिस SIT दर्ज करना चाहती है, क्योंकि इस क्रूज ड्रग्स मामले में सबसे बड़ा नाम जो है वो आजम खान का था और यही वजह है कि किस तरह से पैसों की डीलिंग हुई थी, किस तरह से KP गोसावी अपने आप को NCB का अधिकारी बताता था, क्या बातें दोनों के बीच में हुई थी, मीटिंग कितनी जगहों पर हुई, सिर्फ 2 जगहों पर हुई है जिस तरह से जानकारी मिल रही है, एक इंडियाना बार के सामने, एक लोअर परेल में, या फिर मीटिंग और भी कहीं हुई थी, पैसे कितने दिए थे, बात आ रही है कि 50 लाख रुपए कैश दिए थे, क्या उससे ज़्यादा पैसे दिए गए थे, डील कितने में हुई थी, तमाम ये चीज़ें हैं जिसे मुंबई पुलिस जानना चाहती है और यही एक वजह है कि पूजा ददलानी को जो है समन्ड किया गया है और पूजा ददलानी जो है एक बार जब मुंबई पुलिस के सामने पहुंचेंगी तो देखना होगा कि अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में क्या कुछ चीज़ें पूजा ददलानी बताती हैं। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।